दोस्तों जय भीम जय भारत नमो बुद्धाय भाइयों बहनों। आप सभी का हमारे YouTube चैनल अम्बेडकरवादी एवं प्रकृति प्रेमी ऑफिशियल चैनल में हार्दिक स्वागत है। और मैं हूं पंकज अम्बेडकर। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा उद्देश्य है बाबा साहब के मिशन को, ज्योतिबा फुले जी के मिशन को, सावित्रीबाई फुले के मिशन को और अन्य बहुजन महापुरुषों के मिशन को डोर टू डोर पहुंचाना। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा लिखी हुई पुस्तक गुलामगिरी का पाठ 13। आइए शुरू करते हैं, जिसका शीर्षक है तहसीलदार, कलेक्टर, रेवेन्यू, जज और इंजीनियर विभाग के ब्राह्मण कर्मचारी आदि के संबंध में धोड़ीराव। इसका मतलब यह हुआ कि ब्राह्मण लोग मामलेदार आदि होने की वजह से वो लोग कुछ अनपढ़ अज्ञानी शूद्रों को नुकसान पहुंचाते। ज्योतिराव आज तक जो भी ब्राह्मण मामलेदार हुए हैं उनमें से कई मामलेदार अपने बुरी करतूतों की वजह से सरकार की नज़र में अपराधी सिद्ध हुए हैं और सज़ा पाने के काबिल हुए हैं। ब्राह्मण मामलेदार अपना काम करते समय इतनी दुष्टता से बर्ताव करते थे और गरीब लोगों पर इतना अमानवीय जुल्म करते थे कि उन दास्तानों का एक ग्रंथ लिखा जा सकता है। इस पूना जैसे शहर में ब्राह्मण मामलेदार कुलकर्णी से लिखवाकर लाई हुई योग्यता दिखाए बगैर बड़े बड़े साहूकारों की भी जमानत स्वीकार नहीं करते हैं। फिर वहाँ गरीबों के प्रति हमदर्दी अपनापन कौन दिखाएगा? ये कुलकर्णी योग्यता का प्रमाण पत्र देते समय अपना चक्कर लगाते होंगे या नहीं? उसी प्रकार इस शहर की म्यूनिसिपलिटी किसी मकान मालिक को उसके पुराने मकान की जगह पर नया घर बांधने की तब तक अनुमति नहीं देती जब तक ब्राह्मण मामलेदार द्वारा उस नगर के कुलकर्णी का अभिप्राय देख नहीं लेती। उस कुलकर्णी के पास नगर का नक्शा होने के बावजूद, जिसमें सभी नई खरीदी करने वालों के नाम मिलाकर हर साल उसकी एक प्रतिलिपि मामलेदार के दफ्तर में जमा करने का कोई रिवाज ही नहीं है और ना कोई कारण भी है। फिर उस जगह के संबंध में कुलकर्णी का अभिप्राय आवश्यक है, यह कैसे मानना चाहिए? इन तमाम बातों से इस तरह की शंका पैदा होती है कि ब्राह्मण मामलेदारों ने अपनी जाति के कलम कसाईयों का हित हो, इसलिए उन्होंने इस व्यवस्था को बरकरार रखा होगा। इससे तुम सोच कर देखो कि जहाँ यूरोपियन लोगों की बस्तियों के करीब पूना जैसे शहर में ब्राह्मण मामलेदार यदि इस प्रकार की बेपरवाही से अपनी जाति के कलम कसाईयों की रोटी पकाते हैं तो गांव खेड़ों में उनका कितना ज़बरदस्त जुल्म रहता होगा। यदि इस बात को हम लोग सच ना माने तब हम अधिकांश देहातों के अज्ञानी अनपढ़ शूद्रों को अपनी बगल में धोती दबाकर ब्राह्मण कर्मचारियों के नाम से दफ्तर में आवाज़ लगाते घूमते हुए देख सकते हैं। क्या यह सब झूठ है? इन्हीं लोगों में से कुछ लोग कहते हैं कि ब्राह्मण कुलकर्णी की वजह से ही ब्राह्मण मामलेदार ने मेरा अर्ज समय पर स्वीकार नहीं किया है, इसलिए प्रतिवादी ने मेरे पक्ष के सभी गवाह बदल दिए हैं और उल्टे मेरी ही जमानत करवाई गई। कुछ लोग कहते हैं कि ब्राह्मण मामलेदार ने मेरी अर्जी ले ली और प्रतिवादी की ओर से मेरे चल रहे काम को उजाड़ दिया। इस तरह उसने मुझे भिखारी बना दिया। कोई कहता है कि ब्राह्मण मामलेदार ने मेरे बताए अनुसार उस प्रकार से ज़बानी लिखी ही नहीं और बाद में उसी ज़बानी से मेरे सारे झगड़े को ख़राब कर दिया कि अब मैं पागल होने की स्थिति में पहुंच गया हूं। कोई कहता है कि मेरे प्रतिवादी ने ब्राह्मण मामलेदार की सलाह पर मेरे अच्छी तरह चल रहे काम को बंद करवा दिया। उसने मेरे खेत में हल जोतने का काम शुरू करते ही मैं ब्राह्मण मामलेदार के पास जा पहुंचा। मैंने उसको बड़ी नम्रता से प्रणाम किया। उसके बाद एक शब्द भी ना बोलते हुए मैंने उसके हाथ में अपनी अर्जी दे दी और तुरंत 5 कदम पीछे हट गया। मैं उसके सामने अपने दोनों हाथ जोड़कर बड़े ही दीन दुखी भाव में काँपते हुए खड़ा रहा। फिर कुछ देर में उस दुष्ट ने मेरी ओर देखकर झट से उस अर्ज को और मेरी ओर फेंक दिया और यह कारण दिखाकर कि मैंने कोर्ट का अपमान किया है, उसने मुझे ही दंडित किया। लेकिन उस दंड राशि को देने की मेरी क्षमता नहीं होने की वजह से मुझे कुछ दिन के लिए जेल में बंद रहना पड़ा। इधर प्रतिवादी ने तैयार किए हुए मेरे खेत में अपना अनाज बो दिया और उस खेत को अपने अधिकार में ले लिया, जिसकी वजह से मैंने बाद में कलेक्टर साहब को 2-3 अर्जी किए और उनको हर बात से सूचित किया, लेकिन मेरी सभी अर्जियां वहाँ के ब्राह्मण क्लर्क ने दबाकर के रख दिया, जिसका कुछ पता ही नहीं चल रहा है।
अब इसका क्या किया जा सकता है। कोई कहता है कि ब्राह्मण क्लर्क ने मेरा अर्जी कलेक्टर को पढ़कर दिखाते समय वहाँ की मुख्य बातों को हटाकर ब्राह्मण मामलेदार ने दिए हुए फैसले को जस का तस रखवा दिया। कोई कहता है कि मेरी अर्जी के आधार पर कलेक्टर ने मौखिक रूप में जो बातें लिखने के लिए उस ब्राह्मण क्लर्क को कहा था, उसने कलेक्टर के बताए आदेश के विरुद्ध ऑर्डर लिखा, लेकिन उस ऑर्डर को कलेक्टर के सामने पढ़ते समय उसने कलेक्टर के बताए अनुसार ही पढ़कर सुना दिया और फिर उस निर्णय पत्र पर उसके हस्ताक्षर लेकर वह निर्णय पत्र जब मुझे मामलेदार के द्वारा प्राप्त हुआ तब उस पत्र को देखकर मैं अपने माथे पर हाथ देकर रह गया। मैंने मन ही मन में कहा कि ये ब्राह्मण कर्मचारी अपना लक्ष्य पूरा किए बगैर चुप नहीं रह सकते। कोई कहता है कि जब मेरी कलेक्टर साहब के पास कुछ भी सुनवाई नहीं हुई तब मैंने रेवेन्यू साहब की ओर 2-3 अर्जी भेज दी, लेकिन वह अर्जियां वहां के ब्राह्मण क्लर्क ने कोशिश करके फिर उस साहब की ओर से पुनः कलेक्टर के अभिप्राय के लिए लौटा दी। बाद में कलेक्टर के ब्राह्मण कर्मचारियों ने मेरे सभी कागजात घुमा फिराकर कलेक्टर साहब को पढ़कर सुना दिए और यह कहकर कि मैं बड़ा शिकायतखोर आदमी हूँ, उन्होंने मेरी अर्जी के पिछले पन्ने पर कलेक्टर से अभिप्राय लिखवाकर रेवेन्यू साहब को गलत जानकारी दी। अब तुम ही बताओ यहाँ वाले ने क्या करना चाहिए। कोई कहता है कि जज साहब ने मेरा केस शुरू होते ही अटर्नी द्वारा बीच में मुंह मारने की वजह से जज साहब कहने लगे चुप रहो, बीच में मत बोलो। बाद में उसने स्वयं ही मेरे सभी कागजात पढ़ लिए, लेकिन उन कागजातों को वह बेचारा क्या करेगा, क्योंकि पहले ही कचहरी के सभी ब्राह्मण कर्मचारी ने कुलकर्णियों की सूचना अनुसार मेरे पूरे केस का स्वरूप ही बदल दिया। कोई कहता है कि आज तक सभी ब्राह्मण कर्मचारियों की देव पूजा के कमरे मंत्रोच्चार से उनके घर भरते भरते हमारे घर उजड़ गए, बर्बाद हो गए, हमारे खेत नीलाम किए गए, हमारे घर की हर चीज़ लूटी और हमारे बीवी बच्चों के बदन पर सोने का फूटा हुआ एक मनी भी नहीं रहा। अंत में हम सब लोग भूख और प्यास से मरने लगे। तब मेरे छोटे भाइयों ने मिट्टी का काम खोजा, हुए सभी सड़क के काम पर टोकरियां ढोने के लिए जाने लगे। वहाँ भी सभी ब्राह्मण कर्मचारी किसी काम को हाथ नहीं लगाते थे, केवल हर दिन सुबह और शाम को एक बार काम पर जाकर हाजिरी लेते थे। बाद में किसी घटिया मराठी अखबार में अंग्रेज सरकार या उनके धर्म की आलोचना नुक्ताचीनी करते हैं। उसका मतलब इन अज्ञानी अनपढ़ शूद्र मजदूरों को जाते समय समझाया करते हैं और बाद में अपने घर लौट जाते हैं। सरकार भी ऐसे घटिया लोगों को मेहनत करने वाले मजदूरों से ज़्यादा दुगनी तनख्वाह देती है। फिर भी किसी मजदूर ने मजदूरी लेने के बाद उस ब्राह्मण कर्मचारी के हाथ पर कुछ रुपया पैसा ना छोड़ा तब तो उसकी खैर नहीं। वह ब्राह्मण दूसरे दिन से ही अपने बड़े साहब को उस मजदूर के बारे में गलत सलत बताकर उस मजदूर की गैर हाजिरी लगाई जाती है। इतना ही नहीं, कोई ब्राह्मण कर्मचारी उस मजदूर से कहता है कि तू सरकारी काम करने के बाद पत्तल के लिए पलाश के पत्ते या डालियाँ शाम को घर लौटते समय लाकर मेरे घर पर डाल देना। कोई ब्राह्मण कर्मचारी कहता है आम की डालियाँ तोड़कर शाम को मेरे घर पर डाल देना। कोई ब्राह्मण कर्मचारी कहता है कि मुझे कुछ पत्ते लाकर देना। तो कोई कहता है आज रात को मैं गांव में उस लेन देन करने वाली विधवा के घर में नाश्ता पानी करने जाने वाला हूँ, इसलिए तू अपना खाना पीना होने के बाद मेरे निवास पर आकर सारी रात वहीं सो जाना, लेकिन दूसरे दिन काम पर जाने के लिए भूलना नहीं, क्योंकि कल शाम को बड़े इंजीनियर साहब यहाँ अपना काम देखने आने वाले हैं। इस प्रकार का इत्तल्ला राव साहब ने लिखकर भेजा है। इस तरह से ब्राह्मणों द्वारा पैदा की गई कई परेशानियां अंदर ही अंदर भोगनी पड़ती है, उसके बारे में मेरे भाई उनके घर जाने पर बताते रहते हैं और आंखों से आंसू बहाते रहते हैं। वे कहते हैं कि हम क्या करें, ये सभी ब्राह्मण 18 जाति के गुरु हैं। ये लोग अपने आप को सभी वर्णों के गुरु समझते हैं, इसलिए उन्होंने किसी भी तरह का बर्ताव किया तो शूद्रों ने उनको एक शब्द भी नहीं कहना चाहिए। शूद्रों ने उनकी नुक्ताचीनी नहीं करनी चाहिए, यह अधिकार उनको नहीं है। यही हमारे धर्मशास्त्रों का कहना है। धर्मशास्त्र कुछ भी कहें, लेकिन हमारे पास इस मर्ज का कोई इलाज नहीं है, वरना मैं कब से अंग्रेजी बोलना सीख गया होता। अंग्रेजी सीखकर मैंने सभी ब्राह्मणों के कारनामे, करतूते, लफबाजी, ठगी आदि बातें अंग्रेज साहब लोगों को बता दी होती और उनके द्वारा दी इन लोगों को मजा चखाया होता। इसके अलावा इंजीनियर विभाग के सभी ब्राह्मण कर्मचारियों की लुच्चेगिरी के बारे में ठेकेदार लोग
इतना कुछ बताते हैं, उस पर एक स्वतंत्र किताब लिखी जा सकती है। इसलिए इस बात को मैं यहीं समाप्त कर देता हूँ। तात्पर्य यह कि ऊपर लिखी गई तमाम दलितों की बातें जो आपको सच लगे उसके बारे में गंभीर रूप से सोचना चाहिए और उसका पूरी तरह से बंदोबस्त करना चाहिए। उन तमाम कुरीतियों को सार्वजनिक जीवन से जड़ मूल से समाप्त कर देना चाहिए। यही हमारी सरकार का धर्म है। दोस्तों, कैसे ब्राह्मणों ने, मनुवादियों ने, यूरेशियनों ने मामलेदार बनने के बाद शूद्र समाज के भोले भाले लोगों को लूटा, कैसे उनसे उनकी ज़मीनें जायदाद छीनी और उनकी बातें जो उनके साथ प्रताड़ना की गई अंग्रेज़ों तक पहुंचने ही नहीं दी, और जो मजदूर वर्ग काम करता था उनसे काम भी लेते थे अंग्रेज़ों से मिलकर, और उनको जो दिहाड़ी मिलती थी और उससे भी ये मनुवादी लोग खा जाते थे। इन्होंने बहुजन समाज को लूट खसोट कर अंग्रेज़ों के साथ मिलकर अपने घर को भरा। अंग्रेज़ लोग बहुजन समाज के लिए अच्छा करना चाहते थे, लेकिन ये लोग अंग्रेज़ों में वो उनके दलाल होने की वजह से बहुजन समाज के साथ जो थोड़ा बहुत अच्छा होता वो अच्छा होने की जगह में बुरा बर्ताव हुआ। जहाँ भी हो बहुजन समाज के साथ अन्याय हुआ। यदि कोई मनुवादी ब्राह्मण बहुजन समाज के साथ अन्याय करता था तो उसकी रिपोर्ट यदि अंग्रेज़ तक पहुँचानी हो तो ब्राह्मण के जरिए ही पहुँचती थी। तो ब्राह्मण जो क्लर्क था और वहाँ का जो भी था वो उस बात को अंग्रेज़ तक पहुंचने ही नहीं देता था, और उसमें जो लिखा हुआ था उसको लिखे हुए को चेंज करके गलत सलत अपने हाथ से लिखकर अंग्रेज़ तक पहुंचाता था, और मामले को निपटाकर जो पीड़ित था उसको ही आरोपी बनाकर जेल में डाल देता था। ऐसा बहुजन समाज के साथ अत्याचार किया गया है, और बहुजन समाज आज भी इनके बगैर सर पैर के धर्म को ढो रहा है और खुद शोषित हो रहा है, क्योंकि बहुजन समाज के दिमाग में पूरी तरीके से मनुवाद का गोबर भरा हुआ है, और नौकरी पेशे में जाने के बाद भी, बड़ी बड़ी सैलरी लेने के बाद भी, पढ़ाई करने के बाद भी आज भी बहुजन समाज मनुवाद के गोबर को ही ढो रहा है, हिंदू धर्म को ही ढो रहा है। जब तक ये बहुजन समाज मनुवाद को नहीं छोड़ेगा तब तक और बहुजनों का भला नहीं होगा। मनुवाद से, नौकरी से एक बहुजन का तो अच्छा हो सकता है जिसको नौकरी मिली है, बाकी बहुजन शोषित ही रहेंगे। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएँ और बाबा साहब का मिशन डोर टू डोर पहुंच पाए। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय मित्रों।